Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are working very hard. तो आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप लोगों ने लीनियर मोमेंटम पढ़ लिया है, क्या होता है। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन ए बॉडी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, P=mv, राइट। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपने पहले भी बेटा कंजर्वेशन ऑफ समथिंग पढ़ा है, वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। बट हम इस कंजर्वेशन के वर्ड को पहले अच्छे से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा एक तो साइंस के एग्जाम्पल से होता है, एक हम उसको सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो तो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बेटा इसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं अच्छे से, कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है। बेटा कंजर्वेशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ का कांस्टेंट रहना इन केस ऑफ एन इवेंट। एक कोई इवेंट हुआ, इवेंट क्या हो सकता है, इवेंट जैसे बेटा बॉम्ब का फटना एक इवेंट है, दो चीज़ों का हिट करना एक इवेंट है, एक चीज़ का जाके दूसरे के साथ चिपक जाना इवेंट है। कोई भी इवेंट के केस में एक चीज़ इवेंट से पहले थी और इवेंट के बाद अगर वो चेंज नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं कि वो चीज़ जो है वो कंजर्व्ड है। वो एनर्जी भी हो सकती है बेटा, वो लीनियर मोमेंटम भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ध्यान से समझना। सपोज ये एक रूम है बेटा, इस रूम में आपने ए एंड बी को भेज दिया। पहले हम इसको सिंपल एग्जांपल से, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से समझ के देखते हैं। ए एंड बी को आपने इस रूम में भेज दिया। ए को आपने दिए बेटा 800 रुपीज़ और बी को आपने दिए सपोज 400 रुपीज़। ए को 800 रुपीज़ दिए, 100 के नोट्स दे दिए, 50 के दे दिए, कुछ भी लगा लो, और बी को 400 रुपीज़ दे दिए। ठीक है, आपने इनको रूम के अंदर भेज दिया, राइट, और कोई रूम में नहीं है। अब आपने बोला कि ये दोनों, आप दोनों को नोट्स एक्सचेंज करने हैं, आप दोनों को आपस में पैसे बांटने हैं। ए के पास 800 है, बी के पास 400 है, वो रूम के अंदर गए। अब बेटा थोड़ी देर में वो रूम से बाहर आते हैं। क्या इन्होंने नोट एक्सचेंज किए? हो सकता है ए ने बी को दिया हो, बी ने ए को दिया हो सकता है ना भी दिया हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब राइट। हो सकता है ए ने सारे बी को दे दिए हो सकता है बी ने आधे दे दिए हों ए को, या अदरवाइज, राइट, ए ने आधे बी को दे दिए हों। तो बेटा अब ये थोड़ी देर में जब रूम से बाहर आते हैं, क्या हम ये बता सकते हैं कि ए के पास कितने पैसे हैं और बी के पास कितने पैसे हैं? नो, हम ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि ए के पास कितने पैसे होंगे और बी के पास कितने पैसे होंगे। लेकिन एक चीज़ जो है जो हम बता सकते हैं, और वो क्या है सर, टोटल मनी कितनी है ये बता सकते हैं। टोटल मनी इनके पास कितनी थी? 1200। तो रूम के बाहर आने पर, यस, हम मान के चल रहे हैं कि इन्होंने रास्ते में फेंके नहीं है पैसे, तो बेटा बाहर आएंगे तो आप ये नहीं बता सकते ए के पास कितना है और बी के पास कितना है, लेकिन आप ये बता सकते हो सर टोटल जो है वो 1200 होगा। तो अगर ए क्लेम करता है, मान लो ए क्लेम करता है सर मेरे पास 1000 है और बी कहता है 200 है, तो आप कहोगे यस ये पॉसिबल है। लेकिन मान लो ए बोलता है मेरे पास 500 है और बी बोलता है मेरे पास 500 है, ये पॉसिबल नहीं है। सो 200 कहाँ गया बेटा? आप टोटल जो, और मैंने वो आपको कंस्ट्रेंट बता दिया है कि वो अंदर फेंक के नहीं आएंगे, पैसा उनके पास ही रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बेटा टोटल मनी कितनी है? 1200। तो इवेंट क्या हुआ? एक्सचेंज। बेटा ये जैसे मर्जी एक्सचेंज करें, लेकिन टोटल जो मनी रहने वाली है वो 1200 ही रहने वाली है। ये कंजर्वेशन ऑफ मनी का एक एग्जाम्पल हो गया, राइट। अब इवेंट क्या हुआ? एक्सचेंज। एक्सचेंज से पहले जितनी मनी थी, एक्सचेंज के बाद भी टोटल मनी उतनी ही होगी। यस, दोनों की इंडिविजुअल मनी बेटा चेंज हो गई। ए के पास पहले 800 थे तो अब 1000 हो गए, जैसे ये एग्जांपल मान लेते हैं। तो बी के पास पहले बेटा कितने थे? 400, तो अब कितने हो गए? 200। तो ये कंजर्वेशन का एक एग्जांपल है। इवेंट से पहले जो क्वांटिटी है
इवेंट के बाद भी वो क्वांटिटी रहेगी। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ समथिंग। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम बोलते हैं, बट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उसके लिए कोई इवेंट होना ज़रूरी है। जैसे बेटा पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? पानी को आपने ऊपर से ड्रॉप करवाया तो पानी नीचे गिरा, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुआ। तो बेटा जो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यानी इवेंट क्या है यहाँ पे? पानी का ऊपर से नीचे गिरना। तो पानी के गिरने से पहले पानी के पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, गिरने के बाद बेटा उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो इवेंट को कैच करना है आपने। अब हम इसको समझ के देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट ये है बेटा, इन केस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू ज़ीरो। मान लो एक सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। एक सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। जो भी लीनियर मोमेंटम इवेंट से पहले था वही लीनियर मोमेंटम इवेंट के बाद होगा। ये आपको याद रखना है। लेट अस सी, इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। इन केस एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू ज़ीरो, द लीनियर मोमेंटम of the system remains conserved। मतलब इवेंट से पहले बेटा जितना लीनियर मोमेंटम होगा, इवेंट के बाद भी उतना ही लीनियर मोमेंटम होगा। ये सेकंड लॉ से हम प्रूव कर सकते हैं। अब एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होता है बेटा? एफ एक्सटर्नल होता है dp बाय dt। dp बाई dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो गई, इसका मतलब बेटा क्या हो गया? dp वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू ज़ीरो। अब बेटा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी डिफरेंशिएशन ज़ीरो होती है? आपको पता है कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन ज़ीरो होती है, या फिर आप बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? P मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट या कंजर्व्ड। यानी कि इवेंट से पहले जितना लीनियर मोमेंटम होगा, इवेंट से बाद भी उतना ही लीनियर मोमेंटम रहेगा। बेटा सिस्टम का हो सकता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाए। जैसे मैंने आपको बोला था, अभी जो हमने एग्जांपल दिया उसमें दो लोग थे, तो दो लोग सिस्टम थे, तो उनका टोटल मनी कांस्टेंट रहा। इंडिविजुअल का मनी जो है वो चेंज हो गया, या हो सकता ना भी हुआ हो, लेकिन टोटल मनी कांस्टेंट रहेगा। तो ये लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी यही कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे ज़ीरो होगी तो लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड और कांस्टेंट। इसको थर्ड लॉ से प्रूव करते हैं बेटा। ये तो सेकंड लॉ से हो गया, अब इसको थर्ड लॉ से निकालते हैं, उससे आपको थोड़ा और डिटेल में समझ आएगा। लेट अस सी थर्ड लॉ से कैसे ये आता है। ध्यान से समझना बेटा, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। बेटा साइंस को समझने में एक ये थोड़ी सी दिक्कत आती है कि आपकी इमेजिनेशन इमेजिनेशन चेक होती है। इनिशियली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन फिर आपको थोड़ा मज़ा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप इमेजिन कर पाओगे चीज़ों को। तो अपनी इमेजिनेशन कोशिश करोगे, इमेजिन किया करोगे क्या हो रहा है। अब थर्ड लॉ से हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ये ऑब्जेक्ट है बी। स्पेस में हम पहुंच गए। स्पेस मतलब यहाँ पे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, कुछ फोर्स नहीं है स्पेस में, बस ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉल्स मान लो आप, ठीक है। अब बेटा क्या करते हैं, ये कोलाइड करते हैं और कुछ नहीं है, आसपास कुछ नहीं है, इन दो को वेलोसिटी देके छोड़ दिया गया, फ्री हैं अभी है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अब ये क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। मान लो इनका कोलिजन हो गया, अब इन दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई, ठीक है, कोलाइड हुए, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई। अब देखते हैं एफ ए बी में लिखता हूं, ये होगी बेटा फोर्स ऑन ए
ड्यू टू बी, एफ ए बी मैंने लिख दिया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। जब बेटा ये कोलाइड करेंगे तो बी ने ए पे फोर्स लगाया, हिट करेंगे तो दो लोग, बी इसको लेफ्ट की तरफ धक्का देगा ए को, ए भी बी को बेटा राइट की तरफ धक्का देगा, राइट। तो एफ ए बी क्या हो गया, फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाय बी, ओके। एफ बी ए लिखते हैं बेटा, एफ बी ए क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ओके। ये बी के ऊपर फोर्स लगी जो ए ने लगाई। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अब बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, ए बी पर जितनी फोर्स लगाता है बी भी ए पर उतनी ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, राइट। यानी कि एफ ए बी जो है वो माइनस एफ बी ए है, एक्शन रिएक्शन। अब एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लो ए ने बी को 10 न्यूटन फोर्स राइट की तरफ लगाई, जब कोलिजन हुआ ए ने बी को 10 न्यूटन से राइट की तरफ धक्का दिया, तो बी भी क्या करेगा बेटा, ए को 10 न्यूटन से लेफ्ट की तरफ धक्का देगा। बेटा ये नेचर का लॉ है सर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे नहीं कि बी का दिल कर रहा है कि अच्छा ए ने मुझे धक्का दिया तो बी को कहेगा कि मैं भी गुस्से से आके उसको ए को धक्का देता हूँ, नहीं। बी को अगर पता भी नहीं लगे कि ए ने उसको टक्कर मारी आगे, वो अपने आप ही होगा बेटा, ये नेचर का रूल है। आप एक तो इस चीज़ को दिमाग से निकालना, लोगों को ये लगता है, क्योंकि हम बेटा बहुत अनसाइंटिफिकली सोचते हैं, हम बोलेंगे अच्छा ए ने बी को धक्का दिया, बी कहेगा अच्छा, गुस्सा आएगा उसको कि ओके ए को वापस धक्का देना है। नो, जिस वक्त बेटा ए बी को पुश करेगा, बी भी उसी वक्त ए को लेफ्ट पुश करेगा, उसी वक्त ही, राइट। अगर आपको इसमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप न्यूटन थर्ड लॉ का लेक्चर जरूर देखना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा ए ने जब बी को राइट धक्का दिया, बी भी उसी वक्त ए को लेफ्ट पुश करेगा। यानी कि ए ने बी पे फोर्स लगाई, मान लो 10 आई कैप न्यूटन, तो बी ए पर कितनी फोर्स लगाएगा, -10 आई कैप न्यूटन। तो एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। अब सुनना ध्यान से, सपोज जो फोर्स एक्ट करती है, मान लेते हैं टी सेकंड के लिए कोलिजन हुआ, मतलब ये टी सेकंड के लिए कोलाइड किए, जब कोलिजन हुआ, यस वो बहुत कम टाइम होगा, मान लो टी सेकंड के लिए ये कॉन्टैक्ट में आए, ओके। तो दोनों साइड टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ ए बी इंटू टी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए इंटू टी। बेटा जितने टाइम के लिए ए बी को पुश करेगा, बी भी ए को एग्जैक्ट उतने ही टाइम के लिए पुश करेगा लेफ्ट की तरफ। अच्छा ये क्या हो गया, एफ ए बी इंटू टी, ए के ऊपर कितनी फोर्स लगी है इंटू टाइम, ये हमने पढ़ा हुआ बेटा, फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स। यानी कि ये क्या हो गया, ए को कितना इम्पल्स मिला है बेटा, फोर्स इंटू टाइम यानी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स। तो ये क्या हो गया बेटा, ए का चेंज इन मोमेंटम, राइट। सुनना ध्यान से, ए का चेंज इन मोमेंटम। अब हम इसको लिख लेते हैं, सपोज पहले मोमेंटम ए का था पी ए, कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ मैं, सपोज इसका मोमेंटम हो गया पी ए डैश और बी का मोमेंटम हो गया बेटा पी बी डैश। चेंज हो गया ना, कोलिजन के बाद देखो, कोलिजन से पहले ए का मोमेंटम कितना था पी ए, कोलिजन के बाद कितना हो गया पी ए डैश, राइट। तो ये क्या है बेटा, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम होता है चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये कितना आ गया बेटा, पी ए डैश माइनस पी ए इक्वल्स टू माइनस, ये कितना हो गया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये क्या बन गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, यानी कि पी बी डैश माइनस पी बी, ओके। अब इसको एक्सपैंड खोल देते हैं बेटा, क्या बनेगा, पी ए डैश माइनस पी ए इक्वल्स टू माइनस पी बी डैश प्लस पी बी। अब ये बी डैश इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से देखो बेटा क्या बन गया, पी ए डैश प्लस पी बी डैश इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, पी ए डैश प्लस पी बी डैश, ये हो गया बेटा सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन के बाद। और पी ए प्लस पी बी क्या है, इसका मोमेंटम पी ए था और कोलिजन से पहले इसका पी बी था। तो पी ए प्लस पी बी क्या हो गया बेटा,
सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कोलिजन से पहले। तो कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम है, कोलिजन के बाद भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम उतना ही है। देखो बेटा, कोलिजन इसमें इवेंट है, कोलिजन इज द इवेंट। तो कोलिजन से पहले जितना लीनियर मोमेंटम था सिस्टम का, कोलिजन के बाद भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम उतना ही रहेगा। तो क्या सर कुछ हुआ नहीं? यस हुआ, ए का मोमेंटम चेंज हुआ, बी का हुआ, लेकिन जो टोटल था वो उतना ही है जितना कोलिजन से पहले था। सिस्टम का बेटा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का नहीं। सिस्टम के पास जितना लीनियर मोमेंटम कोलिजन से पहले था, कोलिजन के बाद भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम उतना ही रहेगा, प्रोवाइडेड देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। बेटा अगर यहाँ तीसरी फोर्स और कोई होती है, एक और पार्टिकल आया था, मान लो एक और फोर्स इनको लग रही होती बाहर से, फिर ये नहीं होता बेटा। फिर ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तभी लगता है अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे ज़ीरो हो, क्योंकि सेकंड लॉ से भी आया है और ये हमने थर्ड लॉ से भी निकाल दिया। इफ़ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज ज़ीरो, देन इट्स लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड अंडर एनी इवेंट। कोई भी इवेंट हो, इवेंट दो हो सकते हैं बेटा, जुड़ना या फिर टूटना, यानी कि कोलिजन या फिर ब्लास्ट, राइट। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका थर्ड लॉ से प्रूव आ जाता है कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कोलिजन से जितना पहले था उतना ही कोलिजन के बाद होगा। अब इसका सबसे पहला जो एग्जांपल है, इसका मैं आपको एडवांटेज भी बताऊंगा। सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको इससे समझ आ जाएगा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या हुआ इससे। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बेटा वो गन एंड बुलेट सिस्टम है, राइट। रिकॉयल ऑफ द गन, रिकॉयल ऑफ द गन आपने देखा होगा, अगर आपने कभी शूटिंग की है तो आपको पता होगा बेटा, अगर गन से बुलेट फायर करते हैं तो गन पीछे की तरफ आती है, बुलेट आगे की तरफ जाती है, गन पीछे की तरफ आती है, राइट। इसको आप न्यूटन थर्ड लॉ से भी बोल सकते हो। गन ने बुलेट को आगे धक्का दिया तो बुलेट भी बेटा गन को पीछे धक्का देगी, तो गन पीछे की तरफ आएगी। लेकिन उससे सिर्फ यही पता लगा भाई, एक आगे गया तो दूसरा पीछे आया, लेकिन वेलोसिटीज़ हमने निकालनी है। वेलोसिटीज़ कितनी है, ठीक है, आप सुनना ध्यान से। ये है आपका गन और इसके अंदर ये हम छोटी सी बुलेट बना देते हैं। गन का मास हो गया m और बुलेट का मास m और स्मॉल v इसकी वेलोसिटी, ठीक है। बिफोर फायरिंग तो अभी ज़ीरो है ये वेलोसिटी, राइट। आफ्टर फायरिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर फायरिंग ये हो गया बेटा बिफोर फायरिंग, राइट। बिफोर फायरिंग तो दोनों रेस्ट पे हैं, ना गन चल रही है बेटा ना बुलेट चल रही है। आफ्टर फायरिंग क्या होगा, देखना ध्यान से। राइट, ये गन है बेटा, इसका मास m है, बुलेट का मास अलग से स्मॉल m है, ये टोटल मास नहीं है, याद रखना है। आफ्टर फायरिंग बुलेट की वेलोसिटी आगे स्मॉल v और गन की वेलोसिटी अभी हमें पता नहीं, वही हमने बेटा कैलकुलेट करना है। अब देखो, मैं गन और बुलेट को सिस्टम मानता हूँ, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, राइट। गन और बुलेट, राइट। गन ने बुलेट पे धक्का लगाया, सुनो, गन बुलेट को कौन आगे पुश करेगा, गन, और बुलेट क्या करेगी बेटा, गन को पीछे की तरफ पुश करेगी। अब इसमें थोड़ा सा कैच है, अगर आप सोचोगे, आप बोलोगे नहीं सर गन पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, यस लग रही है, लेकिन वो सोचो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है और मैंने उसको नीचे गिरने से रोका हुआ है, तो मैंने जो सपोर्ट दे रखा है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स ज़ीरो हो गई और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। देयर इज़ नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब सुनना ध्यान से, अगेन आपके दिमाग में आ सकता है सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रही है, आप बोल रहे थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तभी लगेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। बेटा जीरो होगी, देखो मैंने इस पेन को पकड़ा हुआ है, मान लो ये गन है, तो बेटा mg नीचे लगा हुआ है, लेकिन मेरे हाथ ने इसको ऊपर की तरफ सपोर्ट दिया हुआ है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी ना बेटा, और हॉरिजॉन्टल तो कोई फोर्स है ही नहीं। अब
गन ने बुलेट को आगे धक्का दिया और बुलेट ने गन को पीछे धक्का दिया, तो इन्होंने आपस में ही इंटरेक्शन किया है। देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। ओके अच्छा, बिफोर फायरिंग लीनियर मोमेंटम, LM मतलब लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना हो गया? 0, क्योंकि बेटा गन भी रेस्ट पे है और बुलेट भी रेस्ट पे है, तो दोनों का लीनियर मोमेंटम 0, तो टोटल भी कितना हो गया? 0, यानी 0 + 0 लिख देते हैं, यानी कि 0। अब देखते हैं आफ्टर फायरिंग क्या हो गया। गन की वेलोसिटी हम ले लेते हैं कैपिटल V, बुलेट की वेलोसिटी मुझे पता है स्मॉल v है, गन की वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है। ओके अब आफ्टर फायरिंग देखते हैं, लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। बेटा गन का कितना हो गया लीनियर मोमेंटम? mv, और बुलेट का कितना हो गया? स्मॉल mv, राइट। गन का लीनियर मोमेंटम m इंटू कैपिटल V, बुलेट का स्मॉल m इंटू v। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बेटा जितना लीनियर मोमेंटम इवेंट से पहले था, इवेंट क्या है? फायरिंग, फायर हुआ जो, उससे पहले जितना सिस्टम का लीनियर मोमेंटम था उतना ही लीनियर मोमेंटम फायरिंग के बाद रहना चाहिए। यानी कि हम लिख लेते हैं इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल कितना होगा? 0, इट शुड बी इक्वल टू mv प्लस mv। तो यहाँ से बेटा कैपिटल V अगर आप निकालो तो कितना आ जाएगा? -m अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल v। तो ये गन की वेलोसिटी आ गई। बेटा इसमें दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो माइनस साइन आया है, माइनस साइन का मतलब क्या है? गन पीछे की तरफ आएगी, बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो गन पीछे की तरफ आएगी, राइट। तो इसलिए इसको वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल भी बोलते हैं, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन, राइट। और दूसरा नेगेटिव साइन का मतलब तो ये हो गया कि बुलेट बेटा आगे गई तो गन पीछे आई। अच्छा दूसरा है ये जो कैपिटल M है ये स्मॉल m से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि गन का मास बेटा बुलेट के मास से काफ़ी ज़्यादा होता है। सर अगर इक्वल हो जाए, अगर आपको इक्वल मास का एग्जांपल देखना है, आप नेट पे चेक कर सकते हो, राइट। तो एक मूवी थी बेटा, एक इंग्लिश मूवी थी, उसके अंदर एक हीरो होता है, उसके पास छोटी सी गन होती है, तो वो इतनी सी गन होती है, वो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द बुलेट का जो मास होता है एग्जैक्ट उतने की थी। तो जब वो फायर करता है तो वो बहुत ज़्यादा रिकॉयल करती है, तो इट मेक्स अ वेरी फनी सीन, आप देख सकते हो। तो बेटा क्योंकि कैपिटल M स्मॉल m से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल जो है, नाउ सिंस कैपिटल M इज़ वेरी बिग एज कम्पेयर टू स्मॉल m, तो कैपिटल V इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू स्मॉल v। जितनी वेलोसिटी से बुलेट जाएगी गन उतनी वेलोसिटी से रिकॉयल नहीं करेगा। एंड अच्छी बात है, अगर बेटा जितनी वेलोसिटी से बुलेट गई उतनी से ही गन भी वापस आए तो फिर तो दोनों मर जाएंगे, जो चलाएगा वो भी और जिसकी तरफ आप बुलेट फायर करोगे वो भी। तो रिकॉयल की जो वेलोसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। एंड नेगेटिव साइन सेज कि गन वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में रिकॉयल करेगी, राइट। ओके, सो ये इसकी एक एप्लीकेशन हो गई। अब इसके हम न्यूमेरिकल्स करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। अगेन क्वेश्चन पढ़ते ही आपने क्या देखना है? इवेंट कौन सा है, इवेंट से आपको क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। लेट अस सी, क्वेश्चन है ये एक ऑब्जेक्ट है, इस तरफ जा रहा है, 2 kg का ऑब्जेक्ट है, सपोज 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं 1 kg का है, और ये इस तरफ जा रहा है बेटा 2 मीटर पर सेकंड से। अब ऑब्वियस सी बात है ये कोलाइड करेंगे बेटा,
क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है और हम और कोई नहीं है, आप मान लो ये स्पेस में एक्सपेरिमेंट हो रहा है बेटा, यानी कि कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ और नहीं है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में आपको लिखा जाएगा 2 आइसोलेटेड मासेस, राइट। एक ये मान लो एक मार्बल है 2 kg का, इसकी तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये 1 kg है और ये इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। बेटा कोलिजन हुआ, ओके, कोलिजन हो गया इनका, फाइन। कोलिजन के बाद ये बोलते हैं बेटा, ध्यान से समझना, कोलिजन के बाद बोलते हैं बेटा ये इसकी वेलोसिटी सपोज 2 मीटर पर सेकंड हो गई, क्वेश्चन में गिवन है बेटा, तो ये बोल रहे हैं इसकी वेलोसिटी बताओ। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, राइट। ये 2 किलोमीटर पर सेकंड 2 kg है और 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ये कोलाइड किए, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। अब बेटा यहाँ पे इवेंट क्या है, अब देखो कोलिजन, सर इसने इसको टक्कर मारी, कोलाइड हुआ, तो कोलिजन इवेंट है बेटा। अब देखो मैंने बोला कि यहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है, सिर्फ ये 2 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही, तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। कंजर्व्ड मतलब जितना कोलिजन से पहले था उतना ही बेटा कोलिजन के बाद रहना चाहिए, ओके। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो गया, लेट अस सी, सर हो गया 2 × 4 + 1 × 2, कितना हो गया, 10 हो गया, 10 न्यूटन सेकेंड या फिर kg मीटर पर सेकेंड, आपको दोनों यूनिट पता होने चाहिए। m × v + m × v। अब लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन हो चुका है, इसका लीनियर मोमेंटम कितना बेटा 2 × 2 प्लस इसका कितना हो गया 1 × v, यानी कि कितना हो गया 4 + v। हमें नहीं पता है बेटा ये, लेकिन एज ए टोल्ड यू सबसे पहला चेक आपको क्या करना है, क्या एक्सटर्नल फोर्स है, यस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन दिस सिस्टम। इनके ऊपर बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाई, इसने इसको फोर्स लगाई, इसने इसको फोर्स लगाई, लेकिन तीसरी कोई चीज़ नहीं है बेटा, मैंने सिस्टम इसको माना है, ये मेरा सिस्टम है। अगर आप सिर्फ 2 kg को अकेले को सिस्टम मान लोगे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं होगा, क्योंकि 2 kg को अगर आप सिस्टम मानोगे तो ये एक्सटर्नल हो गया बेटा। लेकिन जैसे ही आपने इसको सिस्टम मान लिया तो अब ये दोनों सिस्टम का पार्ट हो गए। अब कोई थर्ड चीज़ होगी वो एक्सटर्नल होगी, लेकिन यहाँ पर थर्ड कोई चीज़ है ही नहीं। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मीन्स 10 शुड बी इक्वल टू 4 + v, यानी कि कोलिजन से पहले जितना सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है, कोलिजन के बाद भी लीनियर मोमेंटम सिस्टम का उतना ही होना चाहिए। यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। यानी कि ये 6 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, कोलिजन के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ओके। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अब इसी को लेते हैं लेकिन थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा इसको चेंज करते हैं। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं बोलता हूं सपोज ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। अब आपको बेटा यहाँ पे ध्यान से समझना है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब बेटा ये कोलाइड किए, सेम ही क्वेश्चन है, इनका कोलिजन हुआ, राइट। अब ये बोलते हैं कोलिजन के बाद मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हो गई 2, इसकी वेलोसिटी होगी सपोज इस तरफ 1 मीटर पर सेकेंड। ये 2 kg जो है इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इस तरफ हो गई, लेफ्ट की तरफ, कोलिजन के बाद। ये 1 kg जो है इसकी वेलोसिटी पूछ रहे हैं बेटा कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है, ये क्वेश्चन है बेटा। 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट की तरफ हो गई, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है।
अच्छा बेटा, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन लिखते हैं। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन लिखते हैं, कितना हो गया 2 × 4 माइनस, अब यहाँ पे कैच है बेटा, इस तरफ का लीनियर मोमेंटम आपने लिया पॉजिटिव, तो 2 × 4 पॉजिटिव हो गया, तो बेटा इसका लीनियर मोमेंटम ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट जा रहा है। तो कितना आ गया 1 × 2, कितना आ गया 8 - 2 यानी कि 6 न्यूटन सेकेंड। ओके राइट, अब सुनना ध्यान से, अब 6 न्यूटन सेकेंड लीनियर मोमेंटम हो गया। अब लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, इसका लीनियर मोमेंटम देखो -2 × 1, क्योंकि बेटा ये लेफ्ट जा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो -2 × 1। इसका लीनियर मोमेंटम सर हमें नहीं पता, 1 × v, यानी कि कितना हो गया v - 2 हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करो, ध्यान से समझना बेटा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये आपको सिस्टम दिया हुआ था बेटा, थर्ड कोई चीज़ नहीं है, कोई भी इनके ऊपर बाहर से फोर्स नहीं लग रही, तो ये सिस्टम है हमारा। जैसे वो 2 लोग नोट एक्सचेंज कर रहे थे, बस वही 2 लोग थे, तीसरा कुछ नहीं था, तो ये 2 हैं, यही 2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एब्सेंट है, तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इवेंट से पहले जितना है लीनियर मोमेंटम, इवेंट के बाद भी लीनियर मोमेंटम उतना ही होगा। सुनना बेटा ध्यान से। अब कोलिजन के बाद इन्होंने इसकी वेलोसिटी दे दी, कितनी है 1 मीटर/सेकंड लेफ्ट। बस इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बेटा, आपको वेक्टर लेना है, राइट, इधर वाला पॉजिटिव तो इधर वाला नेगेटिव, तो बेटा इसका मोमेंटम m × v 2 × 4, इसका मोमेंटम -1 × -2, राइट, इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया 6 न्यूटन सेकेंड। तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो है कोलिजन से पहले 6 न्यूटन सेकेंड है। कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये 2 kg है बेटा, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है 1 मीटर/सेकंड से, ये क्वेश्चन में दिया गया है, और बेटा इसकी वेलोसिटी पूछी है, तो इसका लीनियर मोमेंटम 2 × 1 नहीं लेना बेटा, ध्यान से, बस यही इसमें कैच है। दैट इज़ वाई आई कीप ऑन टेलिंग यू, ध्यान से समझना, ऑब्जर्व करना एंड एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो -2 × 1 प्लस इसका लीनियर मोमेंटम 1 × v, तो v - 2 आ गया। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, हम यहाँ लिख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग सकता है, यस, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो 6 मस्ट बी इक्वल टू v - 2, तो इसका मतलब v की वैल्यू 8 मीटर/सेकंड आ गई, यानी कि ये बेटा 8 मीटर/सेकंड से राइट की तरफ चलेगा। कोलिजन के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 8 मीटर/सेकंड राइट हो जाएगी, राइट। ओके, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपको बेटा समझ आ गया है काफ़ी हद तक। अब आप क्या कर सकते हो, जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप क्वेश्चन कंप्लीट होने पर पॉज कर सकते हो और खुद ट्राई कर सकते हो, और खुद ट्राई करके खुद ट्राई करो और उसको सॉल्व करो और देखो, उसके बाद आप सोल्यूशन चेक कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, राइट। तो अब आप थोड़ा सा एक बार खुद ट्राई करना बेटा, फिर मैं आपका ऑफ कोर्स आपको सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो लेट अस सी हाउ मच यू हैव ग्रेस्प्ड। आई थिंक आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, बट बेटा ये चीज़ें टाइम लेती हैं समझने में, तो आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए। ये एकदम से इंस्टेंटली समझ आने वाली चीज़ें नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। A 10-gram bullet is shot from a gun of mass 5 kg. A 10-gram bullet is shot from a gun of mass 5 kg with a velocity of 400 meter/second. Okay, find the velocity of recoil. Find the velocity of recoil of the gun. ये क्वेश्चन हो गया बेटा।
लेट अस सी, अब आप ट्राई भी कर सकते हो। अब ये गन हो गया आपका और बेटा ये बुलेट हो गया। बिफोर फायरिंग लीनियर मोमेंटम कितना है गन प्लस बुलेट के सिस्टम का? 0, ओके। एंड आफ्टर फायरिंग वो भी 0 होना चाहिए, राइट। बिफोर फायरिंग जितना लीनियर मोमेंटम है आफ्टर फायरिंग भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि गन और बुलेट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, राइट। तो यह नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, क्योंकि mg अगर वर्टिकल को देखोगे तो mg और n बेटा 0 है, उन्होंने बैलेंस किया हुआ है एक दूसरे को। तो 0 इक्वल्स टू 10 ग्राम बुलेट, ये बुलेट का मोमेंटम आ जाएगा 10/1000 इंटू वी कितना दिया हुआ बेटा 400 प्लस 5 kg इंटू वी। तो 5v कितना आ गया बेटा इस 4000/1000 विद माइनस साइन, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -4/5 -0.8 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से जो गन है वो रिकॉयल करेगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल ऑफ द गन। देखो बुलेट गई है 400 मीटर पर सेकेंड से आगे, गन 0.8 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ रिकॉयल करेगी। ओके, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? अगेन क्या याद रखना है? इवेंट ढूंढना है। ये इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आपको इवेंट ढूंढना होता है। इवेंट इज द मेन थिंग। अ मैन, अब ध्यान से देखना, अ मैन weighing 60 kg, a man weighing 60 kg runs along the rails with a velocity of 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, and he jumps on a rail car which is at rest on the rails. Neglect the effect of friction. Find the combined velocity of the man and the car. Mass of the car is 40 kg. बेटा ये क्वेश्चन है, देखो कितना लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक बार फिजिकली इसको इमेजिन करना आपको आना चाहिए। बेसिकली बेटा क्या कह रहे हैं, ये एक रेल है, इसके ऊपर एक गाड़ी खड़ी हुई है, ऐसे गाड़ी इन द सेंस रेल कार बेटा, जिस ऐसे कुछ, राइट। इसके ऊपर रेल कार खड़ी हुई है, यहाँ से कोई बंदा भागता हुआ आ रहा है, राइट, और वो इसके ऊपर आके जंप करता है, राइट। मैं इसको 3D इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक आ नहीं रहा है। 2D इफेक्ट में देखते हैं, कोई बात नहीं। आप देखो साइड से ये ऐसे है, ये रेल्स के ऊपर खड़ी है बेटा। रेल मतलब जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, वो लोहे के जो रॉड्स होती हैं ग्राउंड के ऊपर, उनको रेल बोलते हैं, राइट। तो रेल के ऊपर ये ट्रॉली है, फ्रिक्शन है नहीं बेटा, इन्होंने बोल दिया। ये यहाँ से दिस पर्सन ये 18 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है और इसके ऊपर जंप कर जाता है, इसके अंदर जंप कर जाता है। आप इसको ट्रॉली जैसा कोई चीज़ लगा लो, ट्रॉली जैसे ट्रैक्टर के पीछे होता है, ये इसमें जंप किया, ओके। उसके बाद ये दोनों इकट्ठे चलने शुरू हो गए। अब ये बोल रहे हैं इकट्ठे जब ये चलेंगे तो कितनी वेलोसिटी होगी। अब बेटा अगर आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, mg और नॉर्मल रिएक्शन, कोई फोर्स नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स होती है, लेकिन इन्होंने उसको भी निगलेक्ट करवा दिया।
तो बेटा एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम कितनी होगी, 0, राइट। एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम कौन सा है हमारा सिस्टम, मैन प्लस ट्रॉली, ये हमारा सिस्टम है। और इवेंट क्या है, मैन ने जंप करके ट्रॉली में जो वो बैठ गया है वो हमारा इवेंट है। मैन का जंप करना और ट्रॉली में बैठ जाना, यानी कि ट्रॉली में बैठने से पहले सिस्टम का जितना लीनियर मोमेंटम होगा, ट्रॉली में बैठने के बाद भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम एग्जैक्ट उतना होगा, सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज 0। तो बस अब लेट अस सी, अब इवेंट आपको समझ आ गया, लीनियर मोमेंटम बिफोर द इवेंट। सो लीनियर मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम फाइनल। इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है, मैन का m इंटू वी 60 इंटू वी कितना है बेटा 18, बस इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चाहिए, ऐसा यूनिट ही लेने हैं बेटा, हमेशा याद रखना है। m इंटू वी 60 इंटू 18 इंटू 5/18, ये सबको आता है अच्छे से, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। प्लस अब बेटा जो ट्रॉली है इसका लीनियर मोमेंटम 0, क्यों सर लिखा विच इज़ एट रेस्ट, तो कार जो है, ट्रॉली मान लो, कार भी रेल कार भी उसको बोल देते हैं, तो ये इनिशियली रेस्ट पे है, तो इसका लीनियर मोमेंटम 0। फाइनल लीनियर मोमेंटम बेटा ये जो ये जो बंदा है ये ट्रॉली के अंदर आ गया, अब वो दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, तो 60 इंटू वी प्लस 40 इंटू वी, दोनों का वी सेम हो गया क्योंकि इकट्ठे ही चल रहे हैं एज वन बॉडी। जैसे जब आप बेटा कार में बैठे होते हो तो आपकी, अगर आप गाड़ी की वेलोसिटी देखो, मान लो 120 है, तो आपकी कितनी होगी बेटा, आपकी भी 120 ही वेलोसिटी है, राइट। तो ट्रॉली की वेलोसिटी भी सेम है और पर्सन की वेलोसिटी भी सेम है, तो कितना हो गया बेटा 300 इक्वल्स टू 100 वी, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये इकट्ठे कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे, 3 मीटर पर सेकेंड से। ये बंदा इसमें जंप किया तो इनकी कलेक्टिव जो वेलोसिटी होगी वो 3 मीटर पर सेकेंड होगी। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं बेटा उसमें चीज़ें जुड़ रही हैं, राइट। बाहर से आके मान लेते हैं चीज़ें टूट रही हैं, एक सिस्टम से अलग हो रही हैं। सर कैसे, जैसे बॉम्ब के अंदर जब बॉम्ब फटता है तो बॉम्ब के टुकड़े अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब बॉम्ब के हम 2 टुकड़ों से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 पे चलेंगे, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये एक बॉम्ब है, ठीक है। अब बेटा बॉम्ब भी जो ब्लास्ट होता है, बॉम्ब फटता है, वो अंदर की फोर्सेस की वजह से ही फटता है। देखो एक बॉम्ब ग्राउंड पे रखा हुआ है, राइट, ग्राउंड पे रखा है। ऑफ कोर्स अगर आपने दिवाली वाले बॉम्ब देखे हैं, राइट, तो दिवाली बॉम्ब में आप क्या करते हो, आग लगा देते हो, उसको आग लगती है, जो भी होना बेटा उसके अंदर होना है। बॉम्ब रेस्ट पे है, mg और n इक्विलिब्रियम बैलेंस्ड, फिर वो ब्लास्ट होता है ऐसे। तो जो भी हुआ बेटा अंदर वाली फोर्सेस से हुआ, एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं है यहाँ पे, राइट। अब सुनो, ये बॉम्ब है, कहते हैं कि एक बॉम्ब था, इसके 2 हिस्से हो गए, यहाँ से ब्लास्ट हुआ 2 हिस्से, राइट। मान लेते हैं 2 kg और ये 3 kg। 2 kg एंड 3 kg में ये बॉम्ब ब्रेक कर गया। थोड़ा सा इसको बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बॉम्ब है, ये बेटा 3 kg का हिस्सा हो गया, ये मान लेते हैं 2 kg, राइट। अब सपोज इसकी जो वेलोसिटी है ये 6 मीटर पर सेकंड से। आप सोच सकते हो सर ऐसा तो बॉम्ब होता ही नहीं है जो 2 हिस्सों में टूटे। बिल्कुल ठीक है, 2 हिस्सों में तो टूटने वाला बॉम्ब नहीं होता, ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा 2 बेस्ट होता है, ठीक है। तो 3 kg, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। ओके, इसकी वेलोसिटी पूछ रहे हैं ये कितनी होगी बेटा। बिफोर ब्लास्ट बॉम्ब वाज एट रेस्ट, राइट। बेटा ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है जहां बॉम्ब पहले से चल रहा हो, राइट, वो फिर और आगे उसमें और एक्स्ट्रा लग जाएगा। बट अभी हम मानते हैं इनिशियली बॉम्ब इज एट रेस्ट, इनिशियली बॉम्ब इज एट रेस्ट। एक्सप्लोजन हो गया, बॉम्ब फटा, इसके 2 टुकड़े बन गए बेटा, एक 3 kg 2 kg। 3 kg कितनी वेलोसिटी से चल पड़ा, 6 मीटर पर सेकंड से। ये पूछ रहे हैं इसकी वेलोसिटी उस वक्त कितनी होगी जब बॉम्ब फटा,
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 kg part if the velocity of 3 kg part is 6 meter per second. ओके, अब बेटा इसमें भी अगर आप फिर से सोचो, इवेंट क्या है? ब्लास्ट। क्या बाहर से कोई फोर्स आई है? नो, ब्लास्ट हैज़ अकर्ड बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस। इनके ऊपर फोर्स जो है वो अंदर से जनरेट हुई है। अगर इसमें देखें, इस पार्ट ने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम मस्ट रिमेन कंजर्व्ड। तो जितना इनिशियल लीनियर मोमेंटम था उतना ही फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा। तो लीनियर मोमेंटम इनिशियली कितना हो जाएगा? 0। लीनियर मोमेंटम फाइनली कितना हो जाएगा? 2 इंटू वी प्लस 3 इंटू 6। 3 इंटू 6, इसको हम पॉजिटिव ले लें इस डायरेक्शन को, तो प्लस हो गया 3 इंटू 6। ओके, अब इसको इक्वेट कर दो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये एब्रीवेशन होगी बेटा, कॉलम COLM, राइट? दो कोई वर्ड नहीं होता, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो 2v प्लस कितना हो गया? 3 इंटू 6 यानी 18 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? -9 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन क्या बोलता है? ये इस तरफ चलना शुरू कर देगा 9 मीटर पर सेकेंड के साथ। जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ बेटा, ये इधर जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड से, ये कितनी वेलोसिटी से? 9 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। A bullet of 70 gram, a bullet of 70 gram moving with a velocity of v meter per second strikes a block of mass 430 gram placed on a smooth horizontal surface and gets stuck in the block, and both, यानी कि bullet and the block, and both start moving with a velocity of 0.35 meter per second. मीटर पर सेकेंड। फाइंड v। अगेन बेटा, सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और ये देखना है कि क्या हुआ। जब आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो सब कुछ सामने हो जाएगा बेटा। लेट अस सी। ये कहते हैं ये एक ब्लॉक है, ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, यानी कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ये बुलेट है, बुलेट की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? v हमें नहीं पता। इसका मास दे रखा है बेटा 430 ग्राम और बुलेट का 70 ग्राम। ये बुलेट इसके अंदर फंस गई है, एम्बेड हो गई है, एम्बेड या फिर स्ट्रक, इसके अंदर बुलेट घुस गई है। अब ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं इधर 0.35 मीटर पर सेकेंड के साथ। ओके, अब ये बोल रहे हैं बुलेट की वेलोसिटी बताओ कितनी थी। बेटा, इसमें भी इवेंट क्या हुआ? बुलेट का इस ब्लॉक के अंदर फंस जाना, बुलेट का इसको हिट करना और इसके अंदर
एम्बेड हो जाना, राइट। तो ये इवेंट है। तो अगर आप देखो फिर से वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा इक्विलिब्रियम है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि इन दोनों ने आपस में ही इंटरेक्ट किया है। बुलेट ने इसको धक्का दिया, इसने बुलेट को लेफ्ट की तरफ धक्का दिया। अब ये बोल रहे हैं बेटा कि किस वेलोसिटी से ये बुलेट जाके इसको हिट करती है। तो इवेंट से पहले लीनियर मोमेंटम, लेट अस सी, LM इनिशियल कितना हो गया 70 इंटू वी प्लस 0, क्योंकि बेटा ये ब्लॉक तो रेस्ट पे है, राइट। प्लेस्ड है, प्लेस्ड का मतलब रखा गया है, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। बेटा कोई बात नहीं, अगर इसकी वेलोसिटी भी होती तो इसमें mv और ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। तो इसका लीनियर मोमेंटम तो 0 हो गया। तो ये सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आ गया बिफोर द बुलेट गॉट स्ट्रक इनटू दिस, बुलेट के इसके अंदर धंसने से पहले का मोमेंटम, राइट। ओके, सो लीनियर मोमेंटम फाइनल देखते हैं कितना हो गया। फाइनल बेटा कितना हो गया 430 इंटू वी, यानी कि 0.35 प्लस 70 इंटू 0.35, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, राइट। तो आप एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, सर टोटल कितना हो गया 500 हो गया मास और 0.35 वेलोसिटी। मैंने अलग अलग लिख दिया है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। ओके, तो कितना आ गया बेटा फाइनल लीनियर मोमेंटम 500 इंटू 0.35। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगी ही नहीं बेटा। बुलेट ने बॉक्स को धक्का दिया, बॉक्स ने बुलेट को लेफ्ट की तरफ धक्का दिया। ओके, तो 70v मस्ट बी इक्वल टू, अगेन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, 500 इंटू 0.35। तो बेटा कितना बन गया, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 50 इंटू 35 अपॉन 100 इंटू 7। सर ये 100 कहाँ से आ गया, 0.35 था, उसको मैंने 35 अपॉन 100 लिख दिया है। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें 7 5 बेटा 2.5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो बुलेट 2.5 मीटर पर सेकंड से v इक्वल्स टू कम्स आउट टू बी, यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5 मीटर पर सेकंड। जो बुलेट है वो 2.5 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, राइट। ओके, सो ये बेटा एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए। लेट अस सी, अगर जब जो मैंने आपको अभी बताया था, अगर बॉम्ब के 3 हिस्से हो जाएं तो क्या होगा, राइट। लेट अस सी, उसमें 2D आ जाएगा और थोड़ा वेक्टर लगेगा। वेक्टर आपको बेटा अच्छे से समझना चाहिए, वेक्टर के लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से देखने चाहिए, क्योंकि वेक्टर आपको 11th और 12th दोनों में यूज़ होता है। वो स्किल आपको ज़रूर डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि वो आगे आपके इंजीनियरिंग में भी यूज़ होगी, राइट। अगर कोई और एंट्रेंस एग्जाम में बेटा क्वेश्चंस वेक्टर से ही सॉल्व होने वाले हैं, तो आपको उसको अच्छे से समझना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉम्ब एक्सप्लोड्स into 3 equal parts. A bomb explodes into 3 equal parts. Okay, 2 parts fly in mutually perpendicular directions with the velocity of 9 meter per second and 12 meter per second. Find the velocity of the third part. ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से समझना है। पहले इसको विजुलाइज करना है बेटा। फिजिक्स में विजुलाइजेशन बहुत हेल्प करेगी, रादर किसी भी साइंस में, लेकिन फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप फिजिकली सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो बेटा, क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाएगा, राइट।
इसको हम बोलते हैं बेटा थॉट प्रोसेस। आपको अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। हर किसी का बेटा अलग अलग होता है। मेरा थॉट प्रोसेस आपके काम नहीं आएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको समझते समझते आपके दिमाग में खुद का थॉट प्रोसेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। उसको लिखो कि मैं क्वेश्चन को देखता हूँ तो क्या क्या मुझे समझना चाहिए। ओके, ये कहते हैं एक बॉम्ब है। ओके, ये बॉम्ब रख देते हैं हम, ये ऐसे है। इस बॉम्ब के बेटा 3 इक्वल हिस्से हो गए, ये एक्सप्लोड कर गया बॉम्ब। कहते 2 हिस्से तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले गए। तो बेटा एक हम भेज देते हैं इधर, एक भेज देते हैं इधर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए ना, एक इधर और एक इधर। इसका मास ले लेते हैं बेटा सपोज m। तो 3 इक्वल हिस्से हुए हैं तो m/3 m/3। ये वेलोसिटी ले लेते हैं बेटा सपोज 9 मीटर पर सेकेंड और ये 12 मीटर पर सेकेंड, m/3 एंड m/3। अब समझना बेटा ध्यान से, तीसरा किधर गया वो हमने निकालना है, हमें नहीं पता, राइट। इधर भी जा सकता है, इधर किधर भी, वो अपने आप निकल जाएगा। अब बेटा इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, 0। बॉम्ब एक्सप्लोड्स, यहां पे लिख देते हैं एट रेस्ट, यानी कि पहले रेस्ट पे था, बॉम्ब रेस्ट पे था, ये एक्सप्लोड कर गया, ठीक है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना हो गया सिस्टम का, 0। अब इसके 3 हिस्से हो गए, एक इधर और तीसरा हमें नहीं पता। तो बेटा इसका लीनियर मोमेंटम m/3 इंटू 9i कैप, बस ये यहाँ पे कैच है बेटा। अब इसमें m/3 इंटू 9 प्लस m/3 इंटू 12 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटा लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका वेक्टर एडिशन होगा। तो आपको i कैप और j कैप लगाना पड़ेगा। बेटा जिन बच्चों को ये नहीं क्लियर है तो आपको i कैप और j कैप वाले लेक्चर्स देखने चाहिए, राइट। तो आपको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये स्किल आपको ज़रूर डेवलप करना चाहिए, आई कैप और जे कैप लगाना। इससे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाते हैं अगर आपको ये समझ आए, और बेटा समझ आए तो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। ओके, m/3 इंटू 9 आई कैप प्लस m/3 इंटू 12 जे कैप प्लस, राइट। मैं इसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि एक ही लाइन में आ जाए, आपको क्लियर हो जाएगा फिर, नहीं तो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। बेटा ये बॉम्ब फटा तो एक तो इधर गया पीस m/3 9 मीटर पर सेकेंड के साथ, और एक बेटा इधर गया m/3 12 मीटर पर सेकेंड के साथ। इन्होंने बोला है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो बेटा इसका मोमेंटम कितना हो गया, m/3 9 आई कैप, इसका मोमेंटम m/3 12 जे कैप। ओके, तीसरे का मोमेंटम हमें नहीं पता बेटा, m/3 इंटू वी वेक्टर, m/3 वेलोसिटी हमें नहीं पता बेटा किधर है, अपने आप आंसर आएगा। तो इसको हम इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा -m/3 इंटू 9 आई कैप माइनस m/3। बेटा सिंप्लीफाई नहीं करो अभी, क्योंकि आप देख सकते हो m/3 कैंसिल होने वाला है। ये भी कैलकुलेशन की ट्रिक आपको आनी चाहिए। वी वेक्टर m/3 कॉमन निकाल लो तो कितना आ गया, -9 आई कैप माइनस 12 जे कैप इक्वल्स टू वी वेक्टर। m/3 कैंसिल हो जाएगा ना बेटा यहाँ से निकल के इसके हाथ, तो ये आ गया आपके पास। यानी कि तीसरा पार्ट जो है, एक पार्ट तो इधर गया, एक पार्ट इधर, तीसरा पार्ट इधर कहीं जाएगा, क्योंकि देखो दोनों कंपोनेंट नेगेटिव आए हैं। अगर इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालें, इन्होंने वेलोसिटी पूछी है, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा बेटा 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि 9 स्क्वायर कितना हो गया 81 प्लस 144 कितना हो गया बेटा √225, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बेटा 2 हिस्से, एक हिस्सा तो इधर गया 9 मीटर पर सेकेंड के साथ, एक हिस्सा इधर गया, इक्वल पार्ट्स हैं, इक्वल मास के। यानी कि मान लो 3 kg का बॉम्ब था तो 1 किलो का हिस्सा इस तरफ गया इतनी वेलोसिटी के साथ, 1 किलो का हिस्सा इधर गया 12 मीटर पर सेकंड के साथ। जो तीसरा हिस्सा है बेटा वो 15 मीटर पर सेकंड के साथ गया है इस तरफ। आप एंगल भी फाइंड कर सकते हो अगर एंगल फाइंड करना हो, क्योंकि आपके पास ये तो आ ही गया 9 और 12, तो ये 9 है बेटा, ये 12 है। अगर एंगल निकालना हो tan थीटा इक्वल्स टू 12/9,
सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 विद एक्स एक्सिस आपको दिख सकता है, डायग्राम में आप देख सकते हो। तो बेटा ये 2D में अगेन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो आई होप यू अंडरस्टूड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एफर्ट लगाओ बेटा, क्वेश्चन तो आप जितने करोगे उतने ही आपको कम लगेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये अच्छे से आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि मुझे समझ आ गया है और मैं इसको कर सकता हूँ। आप बेटा लेक्चर दोबारा भी देख सकते हो। आपको ये आई वुड रिक्वेस्ट कि आपको 2 to 3 टाइम्स देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें एब्जॉर्ब करनी है बेटा। सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, आपको एब्जॉर्ब करना है, इसको अपने सिस्टम का पार्ट बनाना है। क्वेश्चन जब आप देखते हो आपको पता लगना चाहिए कि ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन है। बट वैसे इसका बेस्ट कैच होता है, इवेंट होगा कोई ना कोई, या तो कुछ एक्सप्लोड होगा या कुछ जुड़ेगा या मिलेगा, राइट। बट आप ये क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करना। सो प्लीज़ टेक केयर एंड स्टडी हार्ड, डोंट गिव अप। लगे रहना बेटा, साइंस बहुत अच्छे समझ आती है एक बार जब आनी शुरू हो जाए, लेकिन इनिशियली बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगती है। तो आप एफर्ट लगाओ। माय बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।